नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, कल और परसों संपादकीय विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि कोई भी अच्छे आर्टिकल नहीं थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम अपना संपादकीय विश्लेषण जारी रखेंगे, लेकिन जब अच्छे आर्टिकल होंगे उनको ही डिस्कस करेंगे। बाकी दिनों अपना जो भी है अन्य टॉपिक जो है मेंस से रिलेटेड या समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड वही डिस्कस किया करेंगे। इससे आपके भी समय की बचत होगी और हमारे भी, क्योंकि अनावश्यक फालतू के जो हैं लेख या संपादकीय डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उनको ही टारगेट करते हैं जो हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो आर्टिकल है ये बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। ये देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन की बात आप सुनते हैं, बार बार चर्चा में रहता है ये शब्द। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है, आज जनसत्ता से लिया है, तो ये बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन ये जल से बनती है, और जल यहाँ क्या है, अब प्रचुर मात्रा में है, और स्वच्छ इसलिए है क्योंकि इससे क्या है, कोई भी कार्बन उत्सर्जन या हानिकारक गैस नहीं निकलती है। तो इसका प्रोसेस हम हल्का सा समझेंगे कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है और क्या क्या इसके बेनिफिट है और क्या क्या चुनौती है। ये आर्टिकल दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो सरकार का लक्ष्य यहाँ दिया हुआ है कि कितना, 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। 5 MMT अर्थात 5 मिलियन मेट्रिक टन सालाना जो है हमारा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है सरकार ने। तो ये एक बड़ा टारगेट है। 2023 में ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था, और अभी इसके ऊपर काफ़ी कार्य कर रही है सरकार। तो ये देखते हैं, ये आर्टिकल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, पाठ्यक्रम से लिंक देखिए आप इसका, सीधा सीधा GS पेपर 3 से लिंक है इसका। ऊर्जा के जो स्रोत और विकास है, नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता से भी ये जुड़ा है, और अर्थव्यवस्था से इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसके जो है आर्थिक लाभ भी है। सरकारी नीति और कार्यक्रम के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है तो उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके लक्ष्य क्या है ना, चुनौतियाँ क्या है। तो इस प्रकार से मेन से क्वेश्चन बन सकता है, मेन से एग्जाम में। तो ये देखिए, आप एक क्वेश्चन बनाया गया है, इसको डिस्कस करें साथियों। ये हमारा फोकस IAS PCS जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF वीकली आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं संपादकीय से रिलेटेड। और ये हमारा YouTube चैनल है फोकस IAS PCS, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और टेस्ट सीरीज वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, 9811504781। अभी जैसे मैं बताता चलूँ, एथिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और जो समीक्षा अधिकारी एग्जाम मुख्य परीक्षा है उसके हिंदी प्लस निबंध की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 31 टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको, और पूरी आलेखन की तैयारी आपकी करा दी जा रही है इससे टेस्ट के माध्यम से ही, निबंध और हिंदी ड्राफ्टिंग जो भी है। तो आगे अपना डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हरित हाइड्रोजन को भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का भविष्य कहा जा रहा है। इस संदर्भ में हरित हाइड्रोजन की अवधारणा, इसके संभावित लाभ, चुनौतियाँ तथा भारत में इसके विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। 250 शब्द में ये UPSC पूछता है, 200 शब्द में UP PCS एग्जाम पूछता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ये आपके इधर 12 मार्क्स में पूछता है, और अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो 125 शब्दों में पूछता है, वो 8 मार्क्स में आता है। दोनों प्रकार के प्रश्न आप इससे हल कर सकते हो। तो इससे नोट्स बनाइए और इसे एक बार देख लीजिए, डिस्कस करेंगे हम। डिस्कशन में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, तो इसलिए डिस्कशन आप जरूर देखा करें। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप ना बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी कोई फिक्स टाइम हम नहीं कर पाए हैं संपादकीय विश्लेषण का, तो कम से कम जिस टाइम भी हम डिस्कस करते हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम डिस्कस वही करते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब फालतू टॉपिक डिस्कस करने से और अपना ज्ञान झाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। तो इसलिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, और बेल सभी के लिए नोटिफिकेशन कीजिए, सभी वीडियो के लिए। ये देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, उत्तर कर देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया क्या होगा, इंट्रो, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। इंट्रो 2 से 3 लाइन, जैसे आपको बताया ये भी 2 से 3 लाइन, अधिकतम 4 लाइन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है। तो मेन बॉडी आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है
देखिए इस संदर्भ में हरित हाइड्रोजन की अवधारणा बतानी है आपको, इसके लाभ, चुनौतियां और सरकार की प्रयास। तो कितनी चीज़ें हुई यहाँ, 1 2 3 और 4, 4 चीज़ें होगी देखिए, है ना। तो ये चारों जो हैं आपको बताने हैं 1 बाई 1। निष्कर्ष और भूमिका से अलग। भूमिका पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधनों पर घटती निर्भरता घटाने की आवश्यकता ने हरित हाइड्रोजन को भारत के लिए एक रणनीतिक ऊर्जा विकल्प बना दिया है। तो इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे लिखना चाहिए तो लिख दीजिए। यह स्वच्छ, दीर्घकालिक और आत्मनिर्भर ऊर्जा संक्रमण का आधार बन सकता है। अब ये देखिए हरित हाइड्रोजन की जब बात आएगी तो ये आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स की दृष्टि से, अभी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की गई है बताइए। कल ही मैंने अपने उसमें पढ़ाया था, ये करंट अफेयर की क्लास में, ये शुरू की गई है हरियाणा में, जींद से सोनीपत तक। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं अगले जो 2026 का प्रीलिम्स है, या समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में भी जो सामान्य अध्ययन होता है उसमें पूछा जा सकता है, वो याद कर लीजिए आप। अब ये देखिए, ये इंट्रो लिख चुके हैं हम। पहला जैसे मैंने बताया था कि अवधारणा, सबसे पहले अवधारणा डिस्कस करेंगे। अब अवधारणा क्या है, ये देखिए। हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन से प्राप्त बिजली द्वारा जल के इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन उत्पादन अब एक विषय है, और फिर इसके कई तरीके हैं हाइड्रोजन उत्पादन करने के। भाई एक तरीका तो ये है कि जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें भी तो कुछ एनर्जी हमारी लगती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई फूंक मारेंगे और उत्पादन हो जाएगा। मशीनरी चलेंगी, है ना, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे। तो अगर वो वहाँ पर हम जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी हम CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर उसको क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। और अगर ऐसी प्रक्रिया, भाई ये संस्थान है, सपोज कीजिए संयंत्र है हमारा हाइड्रोजन उत्पादन करने का, कोई संयंत्र लगा है, मशीनरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा जो संयंत्र चला रहे हैं हम, ये जो पूरा जो प्लांट है, अगर इसके चलाने में भी 1% भी उत्सर्जन नहीं होता है कार्बन का, तो उसे बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। अर्थात क्या है, ये 100% स्वच्छ ईंधन है। इसकी प्रक्रिया अर्थात इसके बनाने में भी कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं है, और जब ये हाइड्रोजन बनेगा, इसका जब कंजप्शन होगा ईंधन के रूप में, तो वहाँ तो होता ही नहीं है। इसलिए इसको हाइड्रोजन जो ईंधन है उसको प्रेफर किया जा रहा है आजकल, कि जिससे उत्सर्जन शून्य हो जाए। लेकिन वही बात है कि जब इसके बनाने में उत्सर्जन करेंगे तो फिर वो हरित हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब ये देख लीजिए, ये पढ़ लिया है कि हाइड्रोजन, हरित ग्रीन हाइड्रोजन अर्थात हरित हाइड्रोजन की अवधारणा क्या है। देखिए तभी तो बताया ना कि उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा लगाते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, CO2 उत्सर्जन क्या होता है, 0 होता है या नगण्य होता है बिल्कुल। आइए अब इसके संभावित लाभ देखते हैं। भाई जब भी लाभ देखेंगे आप तीनों चारों एंगल में देखेंगे, किसी भी चीज़ के लाभ देखते हैं उसके आर्थिक, सामाजिक, है ना, ऊर्जा की दृष्टि से देखेंगे, पर्यावरणीय लाभ देखेंगे, कोई अगर सांस्कृतिक पहलू बनता है या सामाजिक, उसको भी देखते हैं। अब देखिए इसके क्या है, पर्यावरणीय लाभ तो सीधा सीधा पता ही है हमको, क्या है कि CO2 उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। भारत का जो नेट जीरो का लक्ष्य है, हमारा नेट जीरो हमने कब तक रखा है, 2070 तक, 2070, उसको प्राप्त करने में सहायक होगा। नेट जीरो आपको पता ही है, नेट जीरो क्या है, अर्थात भारत जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। क्योंकि कार्बन उत्सर्जन तो शून्य नहीं कर सकते, वो तो होता रहेगा, इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है। लेकिन भाई या तो पेड़ लगाए हम, या कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोग करें, जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा है उसका प्रयोग करें, उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, तो नेट जीरो लक्ष्य जो है हमारा वो प्राप्त हो सकेगा। तो ये होता है नेट जीरो। भारत ने अपना नेट जीरो टारगेट कब तक रखा है, 2070 तक। और जो पेरिस समझौता है, पेरिस क्लाइमेट समझौता आपने पढ़ा होगा, पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य क्या है जो विभिन्न देशों को दिए गए हैं, वो है 2050 तक का जो है नेट जीरो का लक्ष्य है। तो ये भी आप याद रखिए। दूसरा लाभ क्या है इसका, ऊर्जा सुरक्षा। भाई ऊर्जा सुरक्षा होगी ओबियसली, क्या है, अभी अपनी ऊर्जा का क्या है, 80% जो है हम कहाँ से, विदेशों से आयात करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे खाड़ी देशों से हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, कोयला भी इंपोर्ट करते हैं मलेशिया वगैरह से। तो अभी अपनी ऊर्जा का, जब ऊर्जा जब कोई किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
अगर ये सपोज कर रहे हैं आपकी हमारे यहाँ ऊर्जा की कमी पड़ जाती है ऊर्जा उत्पादन में, तेल अगर कल हमें सऊदी अरब तेल देने से मना कर देता तो क्या करेंगे, सारी इंडस्ट्री क्या होगी, ठप हो जाएगी। क्योंकि सभी तो इंडस्ट्री क्या है, या तो कोयले से चलती है, या बिजली कहाँ से बन रही है, ज़्यादातर कोयले से बन रही है या फिर गैस वगैरह से बन रही है। और पेट्रोलियम जो है उसकी तो ज़रूरत मतलब विभिन्न क्षेत्रों में आप देख सकते हो, परिवहन रुक जाएगा, है ना, परिवहन रुक जाएगा, ऊर्जा रुक जाएगी। तो इसलिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर देश क्या है, सभी देश प्रयास करते रहते हैं। तो भारत भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर। तो जब हम अपने यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता होगी, ऊर्जा सुरक्षा होगी, अर्थात हमारी, यही बताया हुआ इधर। आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी, घरेलू नवीकरणीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, ये देखिए। इसके अलावा आर्थिक लाभ और औद्योगिक लाभ क्या होंगे, स्टील, उर्वरक, रिफाइनरी, सीमेंट जैसे हार्ड टू अबैट सेक्टरों का डीकार्बोनाइजेशन होगा। डीकार्बोनेशन वही कि कार्बन में कमी आएगी। अब ये देखिए हार्ड टू अबैट, ये एक कीवर्ड है, आप इसको समझ लीजिए। हार्ड टू अबैट सेक्टर क्या होते हैं, अबैट मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है अबैट, रोकथाम करना, रोकथाम करना, किसी भी चीज़ की रोकथाम करना। तो इन सेक्टर जो है ना, स्टील, उर्वरक और रिफाइनरी और सीमेंट जैसे सेक्टर है, इनको, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के टाइम में, किसके लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ यही सेक्टर है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हार्ड टू अबैट सेक्टर। हार्ड टू अबैट सेक्टर क्यों बोलते हैं, अब ये देखिए आप, रसायन सेक्टर है, उदाहरण के लिए रसायन सेक्टर है, रसायन सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री जो है हमारी, एक्चुअली होता क्या है, ये कार्बन उत्सर्जन में थर्ड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा सेक्टर करता है, हमारा रसायन सेक्टर। इस अब इसको अबैट करना मुश्किल क्यों है, इसकी रोकथाम करना CO2 की, क्योंकि इसकी जो डिमांड है 2 लगभग 2.5% सालाना बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, आप देखते होंगे दिन रात क्या है, प्लास्टिक, जो हमारे जो प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है, प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है, हर सामान प्लास्टिक का होता जा रहा है। उस प्लास्टिक उत्पादन में क्या होता है, काफ़ी रसायन का प्रयोग होता है। तो इसलिए रसायन जो है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसकी जो है डिमांड बढ़ रही है उसके सामने। तो CO2 उत्सर्जन को कम करने में चुनौतियाँ आ रही हैं। स्टील, उर्वरक, इस्पात, स्टील मतलब इस्पात, रिफाइनरी क्या है, इस्पात, अगर आप इस्पात का भी देखेंगे, इस्पात की मांग कितनी है, 30% बढ़ने की संभावना है, कब तक, 2050 तक। अब जब मांग ही 30% बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करते हैं, तो CO2 का उत्सर्जन भी बढ़ता रहेगा। तो जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है वो फिर पीछे छूट जाएगा, भारत का भी और पूरे विश्व का भी। इसलिए इसके जो है ग्रीन हाइड्रोजन को अब लिंक कीजिए इससे। देखिए अगर हम को डिस्कस कर रहे थे इस्पात सेक्टर, अगर हम इस्पात सेक्टर जो है, इस्पात इंडस्ट्री में जो हम अभी ईंधन उपयोग करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे, तो क्या है, यहाँ से CO2 क्या है, उत्सर्जन घटेगा। तो ये जो है इसको डिकार्बोनाइजेशन के लिए की ओर हम बढ़ेंगे। फिर डिकार्बोनेशन वही कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करना बोल देते हैं डिकार्बोनाइजेशन। तो ये ऐसे ही उर्वरक सेक्टर है, उर्वरक की भी डिमांड बढ़ रही है। सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट की डिमांड क्या है, ये भी लगभग 2.5% बढ़ रही है सालाना। और अभी क्या हो रहा है, CO2 उत्सर्जन, इसमें प्रयासों के बावजूद भी CO2 उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आ रही है। अब 2030 तक क्या देखते हैं, 2050 तक फिर जो हमारा है वो CO2 उत्सर्जन का जो टारगेट है नेट जीरो का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है भारत में। तो ये हुआ उसका लाभ, औद्योगिक लाभ हुआ। अब आर्थिक लाभ देख लीजिए भाई। आर्थिक लाभ लाभ एक तो यही है कि जब आयातित ईंधनों में कमी आएगी तो हमारी क्या है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, हमारी फॉरेन करेंसी का बचत होगी, अर्थात जो पैसा हम विदेशों को दे रहे हैं तेल खरीदने में, वो बचत होगी हमारी। दूसरा लाभ क्या होगा, नए रोजगार बनेंगे, हरित हरित रोजगार और नए निवेश, नया निवेश भी आएगा जब इंडस्ट्री लगेगी ग्रीन हाइड्रोजन की। और हरित ग्रीन जॉब्स बढ़ेंगी हमारी। ग्रीन जॉब्स लिखिए आप यहाँ पर, ग्रीन जॉब्स, ऐसे ऐसे कीवर्ड का आप एग्जाम में प्रयोग कीजिए दोस्तों। और हिंदी मीडियम के छात्र जो है ना, ऐसे ग्रीन जॉब्स ऐसे लिख देंगे, ग्रीन जॉब्स आप ऐसे लिखोगे तो और अच्छा है। या हरित रोजगार लिख दीजिए, हरित रोजगार नहीं याद रहे आ रहा है तो सीधा सीधा ग्रीन जॉब भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे देवनागरी लिपि में। अब ये तो संभावित लाभ है, अब इसकी चुनौतियां देख लीजिए। सबसे पहली चुनौती क्या है, उच्च लागत।
इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय बिजली की लागत। देखिए क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है, हाँ बनता कैसे है आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हाइड्रोजन हम बनाते कैसे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइजर की प्रक्रिया का इसमें प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे जब जल होता है H2O होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइजर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होता है, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइजर किया जाएगा जब इसमें विद्युत छोड़ते हैं हम कम, बड़े ही कम उसमें जो करंट की मात्रा बैलेंस मात्रा प्रयोग की जाती है। तो इससे क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है वो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो उसमें क्या होता है पानी से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी हमारा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो देखिए इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर करने के बाद पानी का। तो कितना स्वच्छ ये प्रोसेस है पूरा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन ये भी स्वच्छ ईंधन है और इधर ऑक्सीजन भी उत्पादित हो रही है। तो ये पानी से ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइजर करने का, ये इसमें ना इसकी लागत काफ़ी आती है, ऊर्जा का इसमें काफ़ी प्रयोग होता है, मशीनरी काफ़ी महंगी है ना। तो इसलिए इसकी लागत उच्च है। तो अभी जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो तेल वगैरह जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उसकी तुलना में काफ़ी महंगा है। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो ये है कि इसकी लागत महंगी होगी, तो फिर ये महंगा बिकेगा तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। अगर कोई हाइड्रोजन बस या कार खरीदता है तो उसकी ईंधन की लागत ज़्यादा है, तो फिर कोई खरीदेगा नहीं। तो R&D के द्वारा इसको हमें कम करना होगा इस लागत को। अच्छा, तकनीकी सीमा इसकी, देखिए कोई भी ईंधन है, जैसे जैसे आप पेट्रोल पंप में देखते हो वहाँ क्या होता है, नीचे पेट्रोल के वहीं जो है ना उनके वहाँ कुएँ खोदे होते हैं, टैंकर होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पेट्रोल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर मशीन से आपको पेट्रोल दे देते हैं आपकी गाड़ी वगैरह में। और ये पेट्रोल यहाँ तक पहुँचता कैसे है, ये कंटेनर आते हैं, ट्रक देखे होंगे आपने बड़े बड़े, ये ट्रक आते हैं और यहाँ आकर पेट्रोल इनको दे देते हैं। अब इसके साथ दिक्कत क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के, क्योंकि इसका भंडारण बड़ा कठिन है, क्योंकि ये तो एक गैस है ना। अब उस गैस को, जैसे इंडियन गैस को सिलेंडर के थ्रू हम भंडार कर रहे हैं, लेकिन वो तो बड़ी कम मात्रा में है। जब हमें क्या है परिवहन में इसका प्रयोग करना होगा हाइड्रोजन का, तो बड़े बड़े ट्रक ले जाने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, और जहाँ इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ भी बड़ा एरिया की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है ना। तो ये भंडारण सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ, तकनीकी समस्या। ऐसे ही परिवहन संबंधी समस्या है, जब तक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, क्योंकि उसके थ्रू ही इसको भेजेंगे। अगर ट्रक वगैरह के थ्रू भेजेंगे तो वो बड़ा रिस्की है, क्योंकि ये बड़ी ज्वलनशील होती है। और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ, सुरक्षा यही है कि भाई अगर ज्वलनशील पदार्थ है, अगर कुछ विस्फोट होता है तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये तकनीकी सीमाएं हैं, उच्च लागत हो चुकी। अवसंरचना का अभाव, यही अवसंरचना क्या है, यही पाइपलाइन, भंडारण टर्मिनल, जहाँ इकट्ठा होगी, जहाँ उत्पादन होगा वहाँ भी, और जहाँ इसको सेल करेंगे एंड पॉइंट वहाँ भी, वो भी उनका भी विकास नहीं हुआ अभी। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वितरण नेटवर्क, भाई ये क्या होता है, जब कंपनी से कोई माल जाता है उसका पूरा एक नेटवर्क होता है। जैसे पहले यहाँ लोकल डीलर लेगा, फिर उनको देगा, रिटेल वालों को देगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसका जो है पूरी एक वितरण प्रणाली होती है हर सामान की। तो अभी उसका भी विकास नहीं हो पाया है भारत में। दूसरा, चौथा, नियामक स्पष्टता की कमी, अभी क्या है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बना, प्रमाणन और बाजार तंत्र का विकास नहीं हुआ है। भाई कोई भी प्रोडक्शन होता है उससे रूल एंड रेगुलेशन उसके लिए बनाने जरूरत है। तो अभी क्योंकि ये बड़ी अर्ली स्टेज में है, तो अभी रूल एंड रेगुलेशन भी प्रॉपर नहीं बने हैं कि भाई अगर विस्फोट होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की होगी या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी होगी, या कोई मतलब कैसे सब कुछ, क्योंकि भाई कोई भी प्रोडक्शन है वो बड़ा रिस्की होता है। जैसे केमिकल, खासतौर से केमिकल से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ क्या है जान माल का खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या है, एक पूरा रूल एंड रेगुलेशन अभी बनाना पड़ेगा, तभी कंपनियां निवेश करेगी। क्योंकि जब रूल एंड रेगुलेशन क्लियर होगा तो उनको समझ आ जाएगा कि कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इसके अलावा देखिए आप, ये हमारा 3 पॉइंट हो चुके जो ऐसे क्वेश्चन ने पूछा था। चौथा पॉइंट क्या था, भारत सरकार के प्रयास। अब यही है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है 2023 शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन, लिख दीजिए मैट्रिक टन 5 MMT लिख दीजिए आप शॉर्ट में, इसको इतना बड़ा लिखने दीजिए, 5 MMT वार्षिक लक्ष्य है इसका। लगभग कितना, 19,700 करोड़ का सरकार क्या है परिव्यय कर चुकी है इसके ऊपर। और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, PLI जैसी प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है, और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि
क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के निर्माण के लिए इलेक्ट्रोलाइजर तो मेन चीज़ है। अब जब उसकी कंपनियां बनेगी, उसका उसका भी निर्माण बढ़ेगा, तो फिर आगे क्या है, हाइड्रोजन के उत्पादन को भी बल मिलेगा। और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, जैसे क्या है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो ये सब, और ये इधर क्या है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे इस्पात, उर्वरक और परिवहन में क्या है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन शुरू कर दिया अभी। अभी आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि परिवहन में क्या है, अभी जैसे हाइड्रोजन से चलित जो है बस और ये रेलगाड़ी भी शुरू कर रहा है भारत। तो ये भी आप लिख सकते हैं सरकार के प्रयास में, जो अभी पानीपत में जो बताया। अब ये पूरा होता है, इसका एक निष्कर्ष हम छोटा सा लिख देते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा संक्रमण का आधार स्तंभ बन सकता है यदि लागत घटाने, तकनीकी नवाचार और मजबूत नीति समर्थन पर निरंतर ध्यान दिया जाए। तो यह न केवल जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों की पूर्ति करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा नेतृत्व भी प्रदान करेगा। और वही आप जो मैंने बताया कीवर्ड, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, है ना। ये सब लिख सकते हैं आप। SDG की प्राप्ति होगी, SDG 13 की प्राप्ति होगी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है SDG 13, तो ये लिख दीजिए आप। तो दोस्तों, ये आज का संपादकीय जो बड़ा अच्छा संपादकीय था, इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये एथिक्स की टेस्ट सीरीज है, ये आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, पूरा ये सब कुछ कराया जाएगा। ये सभी टॉपिक हैं इसके, एक एक टॉपिक पर कई कई क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका केवल 28 दिन के अंदर। ये हमारा चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।